क्या हालचाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज रिकॉर्ड करेंगे क्लास। जो मुद्रा वाला चैप्टर बचा हुआ था उसमें कुछ बात करेंगे, तरलता अधिमान की बात करेंगे, फिर मुद्रा के वेग की बात करेंगे, संचलन वेग जिसको कहते हैं, मुद्रा पूर्ति के जो वैकल्पिक माप हैं उनकी बात करेंगे, फिर मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं उसकी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा कैमरा वैमरा सेट कर लेता हूँ। हाई ठीक दिख रहा हूँ ना? तो अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जस्ट ए मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके ओके ओके। हाँ, सबसे पहले बात करें हम। आपको दिखाई दे रहा है क्या ये? आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इसको कर देते हैं थोड़ा सा, क्या कर देते हैं बेटा जी, बड़ा, है ना? अब दिख रहा है, अब ऊपर गया होगा। इसको यहाँ पे रख दिया हमने। सीधे सीधे बात करें हम तरलता अधिमान सिद्धांत की, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की। एक सिंपल सी, आपको पूरी डिटेल नहीं, सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि तरलता अधिमान क्या है। तरलता अधिमान का मतलब, जैसे इसमें लैंग्वेज में लिखी हुई तरलता अधिमान का अर्थ है लोगों की ये प्रवृत्ति कि वो अपनी संपत्ति को नगद या तरल में रखना पसंद करते हैं, ना कि बॉन्ड में या कहीं और जमा करवा के। कहने का मतलब, लोग कोशिश ये करेंगे कि अपनी जो संपत्ति है उसको कैश में रखें या बैंक में इस फॉर्म में रखें कि जरूरत पड़ने पे फटाक से निकाल सकें। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखेंगे, एफडी कम करवाएंगे, बॉन्ड्स कम खरीदेंगे। क्योंकि बॉन्ड में, मान लो आपने बॉन्ड खरीदा, क्या खरीदा बेटा जी? बॉन्ड खरीदा, और बॉन्ड जो था उसका 5 ईयर्स का था। अब 5 साल तक तो पैसा रुक गया आपका। अब 5 साल तक पैसा रुक गया, तब क्या करेंगे? इसलिए लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये है तरलता की। जेम कीन्स ने कहा लोग अपनी आय का कुछ भाग नगद रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। भविष्य की अनिश्चितता, सबको डर लगता है, कहीं बीमार हो गया तो, कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो। देखो, आप मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, वो कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रखते हैं। क्या सारा ही पैसा बैंक में रखते हैं क्या? उनको पता है आज पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ पैसा जो है वो कैश में रहता है ना? और यही तरलता अधिमान सिद्धांत है। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर ही होगा, ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है। ये तरलता अधिमान की बात आ गई। अब बात आती है मुद्रा कोष रखने के उद्देश्य, मोटिव्स ऑफ द होल्डिंग मनी। मतलब लोग मुद्रा क्यों रखते हैं, इसके 3 उद्देश्य सामान्यतः आते हैं आपके सिलेबस में। मोटे तौर पे डिटेल में इन 2 उद्देश्यों की बात की जाएगी। एक तो समव्यवहार प्रयोजन, जिसको ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब, ट्रांजेक्शन करते हैं हम, दैनिक लेन देन। राजेंद्र जी की दुकान से सामान लाने गए, पैसा दिया, बिल भरना है, पैसा दिया, मजदूरी देने के लिए या और कोई भी काम जिनके लिए हम पैसे का पेमेंट करते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव या सावधानी प्रयोजन। इसका मतलब ये होता है कि भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियां आ गई, आपको अचानक जरूरत पड़ेगी, सबको पता है, उनके लिए कुछ ना कुछ लोग कैश में रखते हैं। तीसरा जो है आपका, जिसको कहते हैं हम सट्टा उद्देश्य, स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ब्याज दरों में भविष्य में होने वाले परिवर्तन से, कि ब्याज दर इन फ्यूचर बढ़ेगी या घटेगी, तो उस घटने या बढ़ने का हम पे नुकसान ना हो, या कहें कि उसका फायदा हो, तो उसको हम कहते हैं सट्टा उद्देश्य
प्रयोजन। अब समय व्यवहार प्रयोजन की बात मैं आपको बता चुका हूं। समय व्यवहार प्रयोजन जो है ये आय के स्तर और मुद्रा के संचलन वेग पर निर्भर करता है। यदि मुद्रा का वेग अधिक है तो मुद्रा की मांग कम होगी, मुद्रा का वेग कम है तो मुद्रा की मांग अधिक होगी। आप समझे नहीं होंगे इस बात को। ये वाली लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोचा होगा सर क्या यहाँ पे पहले से लिख के ला रखे हैं और यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं, समझाते तो हैं ही नहीं। नहीं भाई साहब, दीदी भी नाराज हो जाएंगी। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है कि हम समझाएंगे नहीं, बहुत क्लियर करवाएंगे कि मुद्रा के वेग का मतलब क्या है। मुद्रा के वेग का मतलब यह है कि एक यूनिट टाइम में, एक इकाई टाइम में, एक इकाई टाइम का मतलब आप मान सकते हैं एक साल। एक साल में कोई भी मुद्रा कितनी चलती है। अब सोचिए कितनी चलती है, कौन से पैर हो गए उसके वही चलती है ना। कितनी चलती है का मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं। एक एग्जांपल, आपके पास 100 रुपये, कितने रुपए बेटा जी? 100 रुपये। आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये से एक दुकानदार ए से कोई सामान खरीदा। एक दुकानदार ए से 5 बच्चों ने मिलके जो है पानी पूरी खा ली। 5 दीदी गई दुकान पे और पानी पूरी खाई। कौन से दुकान वाले से? ए दुकानदार भाई साहब से पानी पूरी खा ली। ठीक है, इनके पास 100 रुपये आए। वो 100 रुपये जो है वो दे के आया दुकानदार बी को। वहां से लाया आलू और कुछ मसाले। आपकी पानी पूरी बनेगी ना, वही 100 रुपये। ये बी वाले भाई साहब गए बड़े मार्केट में और 100 रुपये में जो वो ऊपर से और कुछ सामान खरीद के लाए। ये सी भाई साहब गए किसी होलसेल मार्केट में डी व्यापारी के पास, यहां से कुछ सामान खरीदा। अब देखिए रुपए कितने थे बेटा जी आपके पास? 100 रुपये। ट्रांजैक्शन कितने का हो गया? 400 रुपये का। ट्रांजैक्शन कितने का हो गया? 400 का। इसका मतलब 100 रुपये से आपने कितने खरीद लिए? 400 रुपये खरीद लिए। ये संचलन वेग है। आगे इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ये यहां पे आपका संचलन वेग आएगा। ये भाई मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब बुरा भी नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है कि कम यूज़ करता हूँ ना। मुद्रा का संचलन वेग, जैसा मैंने अभी बताया आपको समझाया, एक निश्चित अवधि में 1 रुपया कितनी बार लेन देन में प्रयोग होता है उसको संचलन वेग कहते हैं। ये जो है ना, ये लिखा हुआ है v बराबर, संचलन वेग को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो v बराबर p गुणा y बटा m, या इसको v बराबर ऐसे भी लिख लेते हैं कि t बटा m। टी बटा एम। टी का मतलब ट्रांजैक्शन, कुल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कुल कितना ट्रांजैक्शन हुआ। और एम का मतलब मुद्रा की कुल मात्रा। आप इस फॉर्मूला को याद रखें, आपकी बुक के अनुसार ये वाला है। इसका मतलब यही होता है, v बराबर टी बटा एम। जैसे 10,000 की मुद्रा से 50,000 का लेन देन हुआ तो v का मान हो गया 5। कहने का मतलब ट्रांजैक्शन कितना हुआ? 50,000 का। 10,000 रुपये थे टोटल हमारे पास, 10,000 का भाग दे दिया। कितना वेग है? 5। ये आपकी बुक में दिया हुआ है ब्याज दर और सट्टा प्रयोजन। इसका थोड़ा थोड़ा आप बहुत फास्टली समझेंगे कि ब्याज दर और सट्टा प्रयोजन में आपस में क्या संबंध है। सट्टा प्रयोजन दूसरा इसका वो जो काम है मुद्रा की मांग करने का, कि ब्याज दर का मतलब क्या है। इसमें जो लिखा हुआ है, ब्याज दर वह मूल्य है जो किसी व्यक्ति को उधार देने के लिए देना पड़ता है, या वह इनाम जो किसी को पैसा उधार देने पर मिलता है। ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोग निवेश करते हैं। सोचो अभी ब्याज दर ज्यादा है तो क्या करेंगे लोग? अरे बैंक में रखो, अरे बॉन्ड खरीद लो। और ब्याज दर कम होगी तो क्या करेंगे? कैश रखो यार, अभी तो ब्याज दर बहुत कम है, इन फ्यूचर ब्याज दर बढ़ेगी। तो ये चीजें ठीक है बेटा जी। अब बात आती है
मुद्रापूर्ति के वैकल्पिक माप। इनको थोड़ी सी कुछ बातें और बताऊंगा मैं, जस्ट ए मिनट ना। अभी ऊपर वाली बात जो है वो पूरी हुई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके और बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रहा है। जस्ट ए मिनट, देखिए जस्ट ए मिनट। मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि इतने से बात बनेगी नहीं। समव्यवहार प्रयोजन की बात वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसमें थोड़ी सी बात और करेंगे हम, जरा सी बात और कर लें हम, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समव्यवहार मांग जो है ना, उसका फॉर्मूला और देखेंगे हम। समव्यवहार मांग का फॉर्मूला देखेंगे, और समव्यवहार मांग का जो फॉर्मूला है वो जो है, समव्यवहार मांग का फॉर्मूला है कि मुद्रा की कितनी मांग करेंगे समव्यवहार के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। इसको अगर मैं लिखूं कि डिमांड किसके लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, तो इसको स्मॉल के और इंटू टी, टी फॉर टोटल ट्रांजैक्शन, टी फॉर टोटल ट्रांजैक्शन, ये याद रख लेना। इस चीज की कमी थी इसमें। ये टी ट्रांजैक्शन है, ये एक मतलब स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इससे कितना गुना होता है, यानी आपकी मुद्रा की जो मांग है ट्रांजैक्शन के लिए एम, ये ऊपर डी लिखा हमने, वो बराबर कितना होगा, स्मॉल के इंटू टी, ये होगा। तो अगर हम इस तरह से बात करेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं हम, हाँ उल्टा करके देखिएगा, बराबर एम डी टी। ठीक है, अगर इसको हम कर दें थोड़ा सा चेंज करके, k इज इक्वल टू, के का मान निकालना चाहें हम कि ये जो धनात्मक स्थिरांक है इसका मान कितना होगा, तो इस t को नीचे ले जाएंगे, ये जो है धनात्मक स्थिरांक। और एक याद रखना, मुद्रा का जो संचलन वेग है, मुद्रा का जो संचलन वेग है इस धनात्मक स्थिरांक का उल्टा होता है, यानी k इज इक्वल टू 1/v, ये याद रखना। इसका मतलब यहां से अगर v का मान निकालें तो k और v एक दूसरे के, एक लाइन याद रख लेना, मुद्रा का संचलन वेग और k एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब k का मान अगर ये है तो v का मान क्या होगा, t बटा m। d और t तो ये बताते हैं कि आपका जो है ना ट्रांजैक्शन मोटिव है, और d फॉर डिमांड, आप इतना याद रख लें। तो ये जो है ना समव्यवहार मांग की बात आती है। किसकी मांग, कौन सी मांग, समव्यवहार मांग। और दूसरा जो बात हम कर रहे थे वो आगे कहीं हमने लिखी होगी, मुद्रा के संचलन वेग की बात आ गई। सट्टा प्रयोजन, सट्टा प्रयोजन जो होता है, उस सट्टा प्रयोजन को भी, सट्टा प्रयोजन का मतलब क्या होता है, सट्टा प्रयोजन का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सट्टा प्रयोजन का मतलब कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगी या घटेगी, उसके लिए लोग मुद्रा अपने पास रखते हैं या कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, वो चीज़ है। अगर ब्याज दर घट रही है, आज ब्याज दर कम है, आज ब्याज दर कम है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक में नहीं रखेगा पैसा, वो कैश ज़्यादा रखेगा। इसका मतलब मुद्रा की मांग ज़्यादा है, वो भविष्य का फायदा उठाएगा। आज ब्याज दर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो निवेश करेगा, भविष्य में ब्याज दर गिरने की उम्मीद होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे कि आपका एम डिमांड और टी के बजाय सट्टा उद्देश्य बराबर, इसको लिखते हैं हम आर मैक्सिमम माइनस आर इज इक्वल, सॉरी बटा आर माइनस आर मिनिमम, आर मैक्सिमम माइनस आर बटा आर माइनस आर मिनिमम। क्या है ये, आर मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम रेट जो है वो ब्याज की,
ब्याज की मैक्सिमम रेट या ब्याज की हिंदी में कहें तो ब्याज की अधिकतम दर, ब्याज की अधिकतम दर। और आर मिनिमम का मतलब कितनी नीचे जा सकती है, कितनी से कितनी गिर सकती है ब्याज की न्यूनतम दर। कौन सी दर है बेटा? ब्याज की न्यूनतम दर। और आर जो है, केवल आर जो लिखा हुआ है वो है आज की वर्तमान ब्याज की दर, वर्तमान ब्याज की दर। ये चीज है, ये फॉर्मूला है। अब मान लो आज की दर जो है वो मैक्सिमम के इक्वल हो गई, आज की दर मैक्सिमम के इक्वल हो गई। कहने का मतलब आर और आर मैक्सिमम, यहां पे देखें आप कि आर मैक्सिमम माइनस आर का मान भी आर मैक्सिमम, तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब मुद्रा का जो मांग है सट्टा उद्देश्य के लिए वो 0 होगी। यानी आज ब्याज की दर मैक्सिमम है कि इससे ज़्यादा ब्याज की दर जाएगी नहीं, तो लोग भविष्य के लिए जो है ना नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे? मुद्रा की मांग करेंगे ही नहीं, सारा पैसा डाल देंगे इन्वेस्टमेंट में। और आर का मान मिनिमम, तो आर का मान मिनिमम तो यहां पे 0 हो जाएगा, नीचे 0 होगा। एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक अलग से पेज में दिखाता हूं इसको, यहां पे देखते हैं। देखिए इसको हमने क्या लिखा था? एम डी एस इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर बटा आर माइनस आर मिनिमम। इसको समझाएं कि अगर मान लीजिए ये तो है वर्तमान की ब्याज दर, ये है ब्याज दर कितनी ज़्यादा हो सकती है मैक्सिमम, ये ब्याज दर कितनी गिर सकती है मिनिमम, और ये आपकी मार्केट रेट है। आज के दिन मान लीजिए, आज दिनांक 2 नवंबर को ब्याज की दर जो है ना वो अधिकतम हो गई, इतनी हो गई कि इससे ज़्यादा जाएगी ही नहीं। इसका मतलब हमारी जो मुद्रा की मांग है सट्टा उद्देश्य के लिए, मैं केवल एम लिख रहा हूँ इसको, वो कितनी हो जाएगी? आर मैक्सिमम माइनस ये इसके इक्वल है तो आर मैक्सिमम, और बटा नीचे तो जो लिखा हुआ है वही है आर माइनस आर मिनिमम, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो ऊपर क्या हो गया? 0, और नीचे जो भी संख्या है आपकी 0 में नीचे वाली संख्या का भाग दिया, आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब मुद्रा की मांग जो है वो कितनी हो गई? 0। आज के दिन मुद्रा की कोई डिमांड नहीं है, यानी अपने पास तरलता रूप में, कैश रूप में कोई नहीं रखना चाहेगा, सब जो है उसको बॉन्ड्स के रूप में या इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। अगर दूसरी स्थिति मान के चलें कि ब्याज की दर आज के दिन बिल्कुल गिर गई और इतनी गिर गई कि मिनिमम के बराबर हो गई। अब मिनिमम के बराबर हो गई तो आर मैक्सिमम माइनस आर बटा आर की जगह आर मिनिमम माइनस आर मिनिमम, तो ऊपर तो जो है वो है ये, ऊपर तो ये जो संख्या आपकी है ये आर मैक्सिमम वाली ये, और नीचे क्या हो गया? 0। और किसी भी संख्या में 0 का भाग डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट या इंडेफिनिट नंबर, जिसको आप सामान्य भाषा में कभी कभार अनंत भी कहते हैं। इसका मतलब अब जो m का मान है वो अनंत है। अनंत का मतलब आपकी मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा है, मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ समव्यवहार मांग, सॉरी सट्टा उद्देश्य की मांग के बराबर आती है। अब बात आती है आपकी, मैं उस पॉइंट की बात करूं, इससे आगे की मुद्रापूर्ति के वैकल्पिक माप। ठीक है बेटा, मुद्रापूर्ति के वैकल्पिक माप में 4 माप सामान्यतः आते हैं, याद रख लेना। M1 जिसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, नैरो मनी कहा जाता है, जिसमें आता है CU। इसको मुद्रा, केवल जो मुद्रा लिखी हुई है ना, इसको आप CU लिख सकते हैं, प्लस इसको DD लिख सकते हैं, मांग जमा को DD लिख सकते हैं, प्लस इसको OD लिख सकते हैं। कहने का मतलब CU का मतलब जनता के पास करेंसी पड़ी है, वो आपके पास घर पे पड़ी है वो पैसे। बैंक में मांग जमाएं, मांग जमाओं का मतलब ऐसी जमाएं जो मांग करने पे उपलब्ध करवाई जा सकते हैं, बैंक हाथों हाथ हमको पैसा दे देगा, दैट आर डिमांड डिपॉजिट्स। और RBI में अन्य जमाएं भी शामिल होंगी, इसको कहते हैं नैरो मनी। याद रखना, M1 M2 बोथ आर नैरो मनी। M1 M2 दोनों संकीर्ण मुद्रा हैं। M1 आपको बहुत बार 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछता है, मुद्रापूर्ति की वैकल्पिक माप, 4 माप M1 M2 M3 एंड M4, M1 M2 M3 एंड M4।
M1 जो है वो CU प्लस DD प्लस OD, यानी मुद्रा, आप केवल मुद्रा जो लिखे ना उसके बजाय ये लिख सकते हैं जनता के पास जमाएं, जनता के पास करेंसी, सॉरी, जनता के पास मुद्रा प्लस मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमाएं। ये तो हो गया M1। M2 की बात करें तो M2 आपका जो होगा वो होगा, ये रहा, जस्ट मिनट, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। M2 ये रहा। M2 होगा कि M1 में शामिल कर दो डाक घर के जो सेविंग अकाउंट की जमाएं है ना, बचत खाता खुलवाते हैं ना डाक घर में, पोस्ट ऑफिस में, उसको शामिल कर दो तो आपका M2 हो जाएगा। और M3 ये है, इसको कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, व्यापक मुद्रा भी कहते हैं, हाई पावर मनी भी कहते हैं, ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ये है M1 ये वाला, प्लस टर्म डिपॉजिट जिसको कहते हैं, सावधि जमा का नाम सुना होगा आपने। बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की समय जमाएं या बैंकों की FD जो है वो उसमें शामिल होंगी M1 में, इसको याद रखना। और M4 जो है उसमें शामिल होगा आपका एक तो M3 ये वाला, और बाकी डाकघर की जितनी भी जमाएं बची हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएंगी M4 में। ये दोनों हाई पावर हैं, ये दोनों नैरो हैं, ये दोनों तरल माप हैं, क्या इनको कभी भी निकाला, तरल का मतलब जिसको कभी भी टाइम पे जरूरत पड़ने पे निकाला जा सकता है। और जो ये M3 एंड M4 हैं इनको आसानी से इनकी तरलता काफ़ी कम होती है, समझे बेटा जी, ठीक है। अब एक चीज़ और लास्ट में मैं इसको करवा दूं, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं विमुद्रीकरण। याद करो 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से, याद है कुछ? याद करो, क्या याद करना है? कुछ नोट बंद हो गए थे, कुछ नए नोट चालू हो गए थे। पुराने 1000 के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए थे। विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन का मतलब यही है कि जो चलन में मुद्रा है उसको प्रचलन से बाहर कर देना, उसको प्रचलन से बाहर कर देना। प्रचलन से बाहर क्या क्या किया गया था? 8 नवंबर की रात को क्या घोषणा की गई थी? 1000 रुपए के नोट बंद किए गए, 500 के पुराने नोट बंद किए गए। क्या किया गया? 500 के नोटों की नई श्रृंखला चालू की गई, याद है? 2000 के नोट उस टाइम पे नए चालू किए गए थे, याद है? उसके बाद में शायद 200 के नोट भी आए थे, यानी बेचारे 1000 का नोट, बेचारे 500 का नोट, इनका डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, इनका विमुद्रीकरण कर दिया। एक बात और कही थी उसमें, ये 8 नवंबर को घोषणा की गई, कहने का मतलब 9 नवंबर से ये लागू हो गए। रात को 12 बजे 9 नवंबर हो गया कि नहीं हो गया बेटा जी? 9 नवंबर 2016 से डिमोनेटाइजेशन लागू हो गया कि भाई ये नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये कह सकते हैं कि अब मान्य नहीं रहेंगे, कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं रहेगी। लेकिन अब आपके पास पड़े हैं, आप क्या करेंगे? तब जो है उन्होंने कहा कि आप 31 दिसंबर 2016 तक बैंक जाएं और बिना कोई घोषणा किए, आपको कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा कहां से आया, क्या आया। जितने भी आपके पास कैश पड़ा है उसको बदलवा लीजिएगा।
और 31 दिसंबर 2016 के बाद अगर आप बदलवाते हैं तब भी आपको 31 मार्च 2017 तक का टाइम दिया गया कि आप एक घोषणा भरेंगे कि मेरे पास इतना रुपया है, यहाँ का पैसा ये आया और इस घोषणा के साथ में जो है मैं अपना पैसा बदलवाना चाहता हूँ नए नोटों में। तो ये जो था बेटा जी, ये था विमुद्रीकरण। उद्देश्य रहा था सरकार का कि काला धन जो है वो लाया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास बदलवाने के लिए नोट बाहर तो लाने ही पड़ेंगे, भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक रोक लगेगी। तो इन कामों के लिए जो है विमुद्रीकरण किया था। तो इसी के साथ चैप्टर पूरा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।